गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है बलवन। लेकिन इसके पहले थोड़ा हम बैकग्राउंड में चलते हैं। रजिया की मृत्यु के पश्चात कल हमने पढ़ा था रजिया सुल्तान अक्टूबर 1240 में रजिया की मृत्यु हुई। उसके बाद दिल्ली के सुल्तान के रूप में बहराम साहब गद्दी पर बैठा, जो 1240 से 1242 ईस्वी तक बहराम साहब दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसका काल छोटा काल था, अशांति का काल था, काफ़ी डिस्टर्बेंस थी। मंगोल आक्रमण पश्चिमी सीमा पर, उत्तर पश्चिमी सीमा पर हो रहे थे। वे लाहौर तक चढ़ आए थे, लाहौर के किले को ध्वस्त कर दिया, काफी नुकसान पहुंचाया, लूटपाट मचाया। सेना का कोई ऐसा प्रबंध न था कि उनको रोक सके। वो यहाँ तक कि लाहौर का गवर्नर लाहौर छोड़कर भाग खड़ा हुआ। ये तो वहाँ की जनता थी जो वीरता से लड़ी और मंगोलों का सामना किया। उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, काफ़ी जान माल की हानि हुई। उसके बाद खोखरों ने भी काफ़ी उत्पात मचाया। ऐसे परिस्थितियों में बहराम साहब को हटाकर के अलाउद्दीन मसूद 1242 से 46 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन मसूद रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था। यह वही रुकनुद्दीन फिरोज है जिसे हटाकर रजिया गद्दी पर बैठी थी। रुकनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश का दूसरा पुत्र था और रुकनुद्दीन का पुत्र अलाउद्दीन मसूद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। लेकिन इसके काल में इसी तरह का डिस्टर्बेंस रहा। लखनौती में विद्रोह हो गया। इतना ही नहीं, उड़ीसा का क्षेत्र जाजनगर के शासक ने बंगाल पर आक्रमण कर बैठा। मंगोल एक आक्रमणकारी फिर भारत आए और उच्च प्रदेश में इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिए। ऐसे परिस्थितियों में बलबन जो नागौर का इख्तियार था, सामंत था, उसको बुलाया गया। बलबन एक सेना नायक था और उसे युद्धों का अनुभव भी था। उसने मंगोलों के आक्रमण को विफल कर दिया। लेकिन ऐसे कमजोर शासन के विरुद्ध उसने मल्लिकाए जहां जो राज परिवार की थी और इल्तुतमिश के बड़े पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की बेवा पत्नी थी, उनसे उसने पत्राचार के माध्यम से या अपने दूतों के माध्यम से बात किया और एक षड्यंत्र के अंतर्गत अलाउद्दीन मसूद को हटाने की बात हुई और उसके पुत्र जो नसीरुद्दीन महमूद का ही बेटा था, उसका भी वही नाम था, उसको गद्दी पर बैठाने की योजना बनाई गई। और इस योजना के अंतर्गत सुल्तान के रूप में नसीरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठा और 1246 ईस्वी में इस प्रकार नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर सुल्तान के रूप में बैठा। बलबन एक श्रीव्ड और दूरदर्शी डिप्लोमेट था, कूटनीति भी जानता था। उसने
नसीरुद्दीन महमूद से अपनी पुत्री का विवाह 1249 ईस्वी में कर दिया। इससे उसकी स्थिति और मजबूत हो गई। वह नायबे ममलिकात यानी कि रीजेंट ऑफ द किंगडम यानी कि संरक्षक बन गया, क्योंकि उसकी उम्र भी कम थी नसीरुद्दीन महमूद की। तो 1229 में तो उसका जन्म ही हुआ था। तो ऐसे क्रम में वह मलिका जहां के साथ इसका रीजेंट बन गया। लेकिन कुछ दिनों के पश्चात रेहान नामक एक शख्स जो सामंत था, जो हिंदू से मुस्लिम बना था और उसे हिंदू और मुस्लिम दोनों सामंतों का समर्थन था, उसने चहलगानी के सदस्यों के साथ मिलकर के इसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा, बलबन के विरुद्ध। और बलबन को कुछ समय के लिए 1253 ईस्वी में वापस नागौर जाना पड़ा। लेकिन 1254-55 में वह वापस आ गया और इस प्रकार वापस आने के पश्चात वह एक बार फिर दिल्ली के शासन के हिस्सेदार के रूप में आ गया। यह प्रधानमंत्री के रूप में वह रहा। 1265 ईस्वी में वह एक बार फिर सत्ता के सर्वोच्च पद के लिए अग्रसर हुआ। हुआ ऐसा कि नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के पश्चात 1265 ईस्वी में वह दिल्ली का सुल्तान बन बैठा। उसका पूरा नाम सिराजुद्दीन बलबन था। उस बलबन अपना कैरियर 1232 ईस्वी में इल्तुतमिश के गुलाम के रूप में शुरू किया था, लेकिन जल्दी अपनी प्रतिभा से, अपनी लगन से वो आगे बढ़ता गया और नसीरुद्दीन महमूद के समय में 1246 ईस्वी में वह दिल्ली सल्तनत का प्रधानमंत्री बन गया। हालांकि 52 ईस्वी में उसे पद कुछ समय के लिए खाली करना पड़ा था, लेकिन कालांतर में वह वापस इसी पद पर आ गया और 1265 ईस्वी में जब सुल्तान की मृत्यु हो गई तो वह दिल्ली का सुल्तान बन बैठा। जब वह दिल्ली का सुल्तान बनकर बैठा तो उसके समय कई समस्याएं थी। मंगोलों की समस्याएं भी समाप्त नहीं हुई थी, मंगोल आक्रमण जारी थे। दिल्ली क्षेत्र को, दिल्ली के समीपवर्ती क्षेत्रों से जो लुटेरे थे आकर बात डिस्टर्ब कर रहे थे, लूटपाट मचा रहे थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण थे मेवाड़, जो मेवाड़ क्षेत्र के में रहते थे वहाँ, और लूटपाट करने के बाद जंगलों में भाग जाया करते थे। दूसरा, आंतरिक अशांति हो गई थी। तीसरा, नोबल्स यानी चहलगानी के सदस्य थे काफी उद्दंड हो गए थे, अनुशासनहीनता का प्रदर्शन करते थे। सुल्तान के पद को वो कोई सम्मानित पद समझते नहीं थे, यानी सुल्तान के पद की गरिमा को समाप्त कर चुके थे वो। इतना ही नहीं, आंतरिक परिवार में भी षड्यंत्रों का बोलबाला था। अतः यह परिस्थितियां बलबन के लिए बिल्कुल प्रतिकूल थी। बलबन का कर्तव्य और जिम्मेवारी दोनों इस वक्त यह थी कि राजमुल्क को एक सम्मानित दृष्टि से देखने के लिए नजरिया बदलने पर मजबूर किया जाए, विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विद्रोह को समाप्त किया जाए, राज्य में शांति और व्यवस्था कायम किया जाए, मंगोलों के आक्रमण को रोका जाए और राजा के पद की गरिमा को काफी ऊपर उठाया जाए। उसने सर्वप्रथम मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए प्रयास किया। उसके लिए
उसने कुछ उपाय किए, उसकी हम चर्चा आगे भी करेंगे। फिर उसने राजा के पद को सम्मानित पद बनाने के लिए, राजा के सिंहासन को गरिमा में बनाने के लिए उसने राजत्व का सिद्धांत अपनाया। और वह राजत्व का सिद्धांत ससानियन यानी ईरान से उसने अपनाया। उसने यह बनाया कि राजा एक अर्धद्वैयी स्वरूप होता है। राजा नियाबते खुदाई होता है। नियाबते खुदाई मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। राजा मतलब सुल्तान। सुल्तान जिल्लाह होता है, यानी कि शैडो ऑफ द गॉड, अल्लाह का प्रतिछाया होता है। यानी कि सुल्तान राजा का रिप्रेजेंटेटिव है। सुल्तान की आज्ञा अगर कोई नहीं मानता है तो वो अल्लाह की आज्ञा को नहीं मानता है, गॉड की आज्ञा को नहीं मानता। यानी कि सुल्तान कोई सामान्य आदमी नहीं है। यह अर्धदैवी स्वरूप ससानियन डायनेस्टी से लिया गया, ससानियन वंशों से लिया गया है और इससे राजा के पद और प्रतिष्ठा को उठाने में उसकी मदद हुई। इतना ही नहीं, उसने निरंकुश राजतंत्र के लिए भी कई उपाय किए। उसने निरंकुश राजतंत्र के लिए सबसे पहले जो सामंत हैं उनकी शक्ति को कम करने के लिए उनकी सेना रखने की क्षमता को कम कर दिया। और सेना के लिए जो सुल्तान निर्भर होता था सामंतों पर, उसके बदले में उसने एक केंद्रीय सैन्य विभाग की स्थापना की, जिसे उसने यानी केंद्रीय सैन्य विभाग की स्थापना की। इसके पहले राजा की सुरक्षा के लिए सरेजमदार होता था, लेकिन ये पूरे राज्य के लिए, अपने पूरे स्टेट के लिए एक सेंट्रल आर्मी की स्थापना की और उस विभाग का नाम रखा गया दीवान-ए-अर्ज। इसमें सैनिकों की भर्ती की जाती थी और ट्रेनिंग दिया जाता था। तत्पश्चात उसने सामंतों को नियंत्रण करने के लिए, विशेष रूप से जो इख्तिदार थी उनको नियंत्रण करने के लिए एक नए विभाग की स्थापना की और वह था गुप्तचर विभाग। और बरीद नामक अधिकारी को जो गुप्तचर विभाग के अधिकारी थे उसने नियुक्त किया और ये बरीद पूरे राज्य में फैल गए थे और इससे सामंतों की एक एक सूचना राजा को मिलती थी। अब उसने चहलगानी के सदस्यों, यानी कि 40 चहलगानी का जो दल था, जो काफ़ी ताकतवर हो गए थे, इल्तुतमिश ने जिसका निर्माण किया था, उनके जो बड़े बड़े सामंत थे, जो उपद्रवी सामंत थे और चहलगानी के सदस्य थे, उनको एक एक करके उच्च पद पर से हटाया। जो सामंत ज्यादा उद्दंड हो चुके थे उनको उसने मरवा दिया। इसमें कबीर खां का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है, जो कबीर का ज़्यादा ही शक्तिशाली हो चुका था और सुल्तान के लिए खतरा हो गया था, उसकी हत्या करवा दी। इन सामंतों के बदले में, चहलगानी के सदस्यों के बदले में, उसने अपने चुने हुए सदस्यों को और चुने हुए व्यक्तियों को इन पदों पर रखना शुरू किया, जो उनको चहलगानी के पुराने सदस्यों को हटा कर नए सदस्यों को वो उसने अपने भरोसेमंद सदस्यों को अपना ले आया। न्याय के क्षेत्र में, न्याय प्रशासन के क्षेत्र में उसने कई सुधार किए। वह निष्पक्ष न्याय का बहुत बड़ा पोषक था।
न्याय के मामले में और प्रशासन के मामले में उसकी नीति क्या थी कि किंग नोज नो किंगशिप, राजा का कोई अपना संबंध ही नहीं होता। राजा राजा होता है, प्रजा उसके लिए सब समान है। और यही वजह है कि अवध के नवाब ने एक सामान्य नौकर को जब पनिश कर दिया, पिटाई कर दी, दंड दे दिया, तो उसने अवध के जो इक्तेदार थे, जो गवर्नर थे, उस गवर्नर को उसने कोड़े से पिटवाया और जनता के सामने पिटवाया। ये दंड ऐसा था जिससे जितने बाकी इक्तेदार सामंत थे उनको एक सबक मिल गया, और इससे सुल्तान के पद की गरिमा तो काफी बढ़ गई, सुल्तान की ताकत की काफी बढ़ गया जनता के आंखों के सामने। और दूसरा, ये इक्तेदार जो अपने आप को बहुत ताकतवर, बहुत बलशाली और जनता से काफी ऊपर समझते थे, वे अब एक सामान्य व्यक्ति की तरफ जाने लगे। सिर्फ उनका काम था प्रशासन में मदद करना। अब जनता और उनमें बहुत ज़्यादा सामाजिक दृष्टिकोण से अंतर नहीं रह गया, यानी कि धीरे धीरे सुल्तान बलबन निरंकुश होता चला गया। अब उसने मेवातियों के विद्रोह की ओर ध्यान दिया। मेवाती बार बार दिल्ली पर आक्रमण कर रहे थे, यहाँ लूटपाट मचा रहे थे, कत्लेआम मचा रहे थे और बाद में जंगलों में भाग जाते थे। सुल्तान बलबन ने सेना भेज करके मेवाती जो इस क्षेत्र में रहते थे, सेना भेज करके उसने इनको जंगलों में चारों ओर से घेर दिया और 17 वर्ष के उम्र के जितने भी मेवाती थे उनको काट कर उनका सर अलग कर दिया, शरीर से सर और धड़ दोनों अलग कर दिए गए। 17 वर्ष के नीचे के बच्चों को और उनकी महिलाओं को गुलाम बनाकर भेज दिया। इसी प्रकार अवध में यहाँ पर कटेहर में जो राजपूतों से संबंधित थे, राजपूत काल से संबंधित थे, इसी तरह सेना के एक अधिकारियों को जिम्मेवारियां दिया है, एक क्षेत्र बांट दिया गया कि इन क्षेत्र के कटेहर क्षेत्र के जितने विद्रोही हैं उनको जंगलों में घेर दिया जाए, जंगलों को पहले काट दो, अगर इनको मारना है तो, और फिर इनको कत्लेआम करके इनकी लाशें पर बिछा दी गई। और एक दहशत का माहौल हो गया विद्रोहियों के बीच में और वो विद्रोह थम से गए। कालांतर में बदायूं और अमरोहा के विद्रोहियों का भी यही भाग्य हुआ। The same fate was decided with the revolters of Amroha and Badaयूं। अगला बंगाल की ओर तुगरिल बेग लखनऊ में तुगरिल बेग विद्रोह कर दिया और उसने अपनी स्वतंत्र सत्ता घोषित कर दी। बलबन ने अपने एक सेनापति, सेना नायक को उनको विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। सेनापति तुगरिल बेग यानी लखनऊ के विद्रोह को दबाने में असफल रहा। जब यह समाचार बलबन को मिला तो वह स्वयं सेना करके आगे बढ़ा और पहले उसने अपने उस सेना नायक की बंदी बनाकर हत्या करवा दी जो लखनऊ के विद्रोही तुगरिल बेग को दबाने में असफल रहा। चूंकि वह असफल रहा तुगरिल बेग को विद्रोह को दबाने, इसलिए पहले उसने उसको पनिश किया और फिर तुगरिल बेग को पराजित करके उसके मौत के घाट सुला दिया। उसके जितने समर्थक थे, उसके जितने सिपह सलार थे, सबको उसने गुलाम बना करके बेच दिया। इस प्रकार बंगाल के विद्रोह को भी वो क्रूरता से दबा दिया गया। आगे उसने बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, जैसा हम शुरू में चर्चा किए थे, जो पश्चिमी बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए उसने उन तमाम किलों को
जो ध्वस्त हो गए थे, कमजोर हो गए थे, उसने मजबूत बनाया, उनको दोबारा मरम्मत किया, नए किलों का निर्माण किया और उसमें अपने चुने हुए सेना को उसमें रखा। जैसा कि मैंने पहले बनाया था कि उसने दीवान अर्ज की स्थापना की थी और दीवान अर्ज सेंट्रल आर्मी हुआ करती थी और इसमें जो चुने हुए सेना नायक थे, कमांडर थे और उनकी सेना को उसने उत्तर पश्चिम पर मंगोलों से आक्रमण के लिए बचाया। सेना को उसने ट्रेनिंग दिया और ट्रेनिंग देने के कारण उसकी सेना एक मजबूत सेना हो गई। और इतना ही नहीं, वो सेना के सैनिकों को जंगलों में एक पन दो काज करवाता था और शिकार के बहाने उनको पूरा घुमाते रहता था, दौड़ाते रहता था। इससे उनकी शारीरिक क्षमता में हिस्सा पुस्ता आई और इस प्रकार उसने अपनी सेना को एक मजबूत सेना बनाया। ट्रेनिंग के द्वारा एक पूरे राज्य में एक ही प्रकार के ट्रेनिंग होने से सेना के संचालन में भी काफी सुधार। अब उसके दरबार की स्थिति के बारे में हम आते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि वह ससानियन रूप से यानी ससानियन प्रथा को अपने दरबार में उसने फॉलो किया, यानी उसका अनुकरण किया। उसके राज दरबार ईरानी दरबार की तरफ बहुत सुंदर सुसज्जित रहता है। सुल्तान गंभीर मुद्रा में अपने दरबार में बैठता था। पूरे राजसी ठाठ के साथ वह दरबार में आता था। उसके चारों ओर शक्तिशाली अंगरक्षक नंगी तलवार लिए हुए खड़े रहते थे। सामंतों को दरबार में बैठने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ पुराने भरोसेमंद चुने हुए उच्च ओहदे वाले सामंत ही बैठ सकते थे। उन सामंतों को दरबार में पोशाक में आना पड़ता था। उन्हें बोलने की कोई इजाजत नहीं थी। जब तक कहा नहीं जाए वो बोल नहीं सकते थे। उनको खड़ा रहना था। उनके दोनों हाथ पीछे रहते थे। हंसी मजाक बिल्कुल बंद हो गया था क्योंकि सुल्तान स्वयं गंभीर मुद्रा में रहता था। इतना ही नहीं, उसने दो प्रथा को फॉलो किया। एक सजदा और दूसरा पैगोस।